नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। चलिए वृषभ लगन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज। ठीक है, पैसे बारी बारी 12 लगन का कर लेंगे और बीच में कुछ लगन के लिए आपको वीडियोस के माध्यम से मैं दे दूंगा और तैयारी जम के करिए। एक एक लेसन आप लोग देखिए और अभी काफ़ी सारे लेसन बचे हुए हैं अपलोड करना। ये सब तो जो चल रहा है ये तो जाएगा ही जाएगा और बहुत सारे लेसन आएंगे। ज्योतिष आएगी आपको जब मैं लाइव कुंडली विश्लेषण करूंगा आपके सम्मुख तब, लेकिन वो तब समझ में आएगा जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। जिनके लग्न कुंडली में प्रथम भाव में 2 नंबर की गिनती होती है उनकी वृषभ लगन होती है। 1 नंबर हो तो मेष लगन, 2 नंबर है तो वृषभ लगन। अब यहाँ पर सबको पता है कि वृषभ लगन का जो प्रतीक चिन्ह है वह एक बैल का स्वरूप होता है और बैल को परिश्रम का भी प्रतीक माना जाता है। और बैल जो है, आपने कभी टीवी वगैरह में देखा होगा कि शेर जो है जब बैल क्रोध में आ जाए, शेर शिकार करने जाता है तो बैल से शेर भी पीछे हटता है। लेकिन जब बैल को गुस्सा आए, क्रोध आए तब तो ये आमतौर पे गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन जब इनका क्रोध आएगा तब ये किसी की भी नहीं सुनेंगे। जब शेर को भी पछाड़ देता है तो वही स्वरूप बनेगा। अब यहाँ 2 नंबर की गिनती है, यानी ये वृषभ राशि प्रतीक चिन्ह बैल, स्वभाव में इनके परिश्रम आ जाएगा, ये नोट कर लीजिए। स्वभाव की बात बाद में करते हैं, पहले मैं और थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण सभी भावों का दे देता हूँ। वृषभ लगन में लगन का स्वामी शुक्र होगा, द्वितीय भाव में मिथुन राशि होगी, स्वामी बुध होगा। तृतीय भाव में कर्क राशि होगी, तृतीय भाव का स्वामी मिथुन वृषभ लगन में चंद्रमा होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य होगा, पंचम भाव का स्वामी बुध, छठे भाव का स्वामी शुक्र होगा। शुक्र लग्नेश और हस्तेश दोनों बनेगा। सप्तम भाव का स्वामी मंगल बनेगा, अष्टम का गुरु। आप लोग देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों बन रहा है, दिमाग में तुरंत घुमाइए कि किस भाव का ग्रह कौन सा है। नवम भाव का शनि होगा क्योंकि यहाँ मकर राशि है, मकर का स्वामी शनि। दसम भाव का स्वामी शनि होगा क्योंकि यहाँ 11 नंबर है, 11 नंबर मतलब कौन सा ग्रह होता है, शनि। एकादश भाव का स्वामी गुरु और द्वादश भाव का स्वामी मंगल होगा। ये तो भाव का स्वामित्व हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा कारक मारक बोल के फिर भाव की विवेचना करूंगा। लगन की विवेचना मैंने पहले शुरू की, वो मुझे बाद में करना चाहिए। पहले कारक मारक और सम देख लेते हैं। इसमें देखिए, लग्न का स्वामी हमेशा प्रथम कारक होता है, तो लगन का स्वामी कौन हो जाएगा, शुक्र। इस कुंडली में प्रथम कारक ग्रह जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, शुक्र फर्स्ट कारक है। शुक्र के बाद किसको देख लेंगे, पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव में बुध की राशि है तो दूसरा कारक इस कुंडली में कौन सा होता है, बुध होता है। और तीसरा कारक कौन होगा, शनि। अब यहाँ मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। नया क्या है वही, लेकिन नई चीज। एक चीज होता है कुंडली में, ये तो कारक हो गए, एक होता है अतिकारक। अतिकारक मतलब मोस्ट फेवरेबल, जो सबसे मुख्य कारक हो। ऐसा ग्रह कौन सा कुंडली में होता है जो सबसे मुख्य कारक हो, कारण नहीं कारक हो। कोई भी ऐसा ग्रह कुंडली में किसी भी लगन में, कोई भी ग्रह जो किसी एक केंद्र का स्वामी हो। केंद्र क्या होता है, ये पहला भाव, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र है। कोई भी ग्रह जो किसी एक केंद्र का भी स्वामी हो जाए और एक त्रिकोण का भी स्वामी हो जाए, त्रिकोण में लगन भी आता है। अगर कोई ग्रह किसी एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी हो जाए तो वह कुंडली में अतिकारक हो जाता है। इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। इसे मैं मिटा देता हूं और इस कुंडली में
आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे अतिकारक ग्रह कौन सा होगा? शनि। शनि किस भाव का स्वामी है? नवम, जो कि एक त्रिकोण है। और इसके साथ साथ शनि दसम भाव का स्वामी है, जो कि एक केंद्र है। तो शनि इस कुंडली में अतिकारक होता है, क्योंकि एक त्रिकोण एक केंद्र। अच्छा, मान लीजिए यहीं पर 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है, मिथुन लगन है, 3 4 5 6, तब 6 नंबर यहाँ पड़ेगा। अतिकारक ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो 3 नंबर है ये त्रिकोण भी है, तब हम इसे त्रिकोण ले ले रहे हैं और इसे क्या ले ले रहे हैं? केंद्र। तो बुध लग्नेश होते हुए भी कारक है, और एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होके अतिकारक हो गया। लगन त्रिकोण में भी आता है, याद रखिएगा। लगन को ऐसी सुविधा क्यों? क्योंकि इसे कुंडली का सब कुछ लगन ही है। कुंडली में जैसे आपको किसी भी कुंडली में आप देखेंगे, आपको क्या चाहिए? धन चाहिए। धन आपको किस लिए चाहिए? लग्न मतलब क्या होता है? शरीर। ये धन भाव है। अगर आपको धन चाहिए तो इसका उपभोग कौन करेगा? लगन। ठीक है, छोटे भाई बहन होंगे तो किसके होंगे? लगन के। घर गाड़ी घोड़ा होगा तो किसका होगा? लगन का। लगन मतलब शरीर। तो इसीलिए लगन को केंद्र और त्रिकोण, ये इसकी प्लेसमेंट देखिए, ऋषि मुनि कैसी कितनी थिंकिंग, क्या क्या दिव्य दृष्टि से देखे। अब यहाँ से गिनेंगे पांचवें भाव से तो ये नवम पड़ेगा, यहाँ से गिनेंगे तो पंचम। त्रिकोण कौन सा होता है? 5 और 9, जो एक दूसरे से पंचम नवम पड़े, तो ये भाव तीनों एक दूसरे से नवम पंचम पढ़ते हैं। अभी इतनी अच्छी सेटिंग की है कि ये दोनों देखिए केंद्र नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लगन जो है ये केंद्र त्रिकोण दोनों पड़ गया। इसी से इसकी महत्ता समझ में आ जाती है। कैरियर होगा तो किसका होगा? लगन का। बीमार होगा, मृत्यु होगी तो किसकी होगी? लगन की। जीवन साथी होगा, किसका होगा? लगन का। रोग ऋण शत्रु किसका होगा? लगन का। संतान किसकी होगी? इसीलिए लगन का इतना ज्यादा महत्व है। लगन ही सारे फलों को एब्जॉर्ब करेगा, उपभोक्ता है। यानी कि जैसे इस संसार में सब कुछ भगवान नारायण खा जाते हैं, हर पाप पुण्य का भोग करते हैं, सभी के पाप का भोग पुण्य का भोग, उसी प्रकार से कुंडली का लगन जो है ये नारायण है। अच्छे बुरे सभी भावों का भोग कौन करेगा? यही। तो इस लगन में शनि सबसे प्रबल कारक हुआ, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के नाते। मैं चलता हूँ, आपको कारक हो गया, मारक देख लेते हैं। इस कुंडली में बुध पंचम भाव का भी स्वामी है, कारक है, इसलिए द्वितीय भाव से मारक भी होता है, लेकिन मार्केश में बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाएगा जब तक पीड़ित ना हो। अब यहाँ एक संशय और दूर कर लीजिए। कुछ लोग सवाल करते हैं कि कोई ग्रह कारक भाव का भी स्वामी बन रहा है और मारक भाव का भी स्वामी बन रहा है। कारक भाव का भी स्वामी हुआ और मारक भाव का, जैसे इसी कुंडली में बुध ही है। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो में मिलेगा, कार्यक्रम मिलेगा, 2 राशियों का स्वामी कैसा फलादेश होगा। तो 2 राशियों के स्वामी वाला वीडियो आपको मिल जाएगा या मिल गया होगा, देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि अब अगर हम बुध को मारक मान लेंगे तो हमें सिर्फ शुक्र बचा और शनि बचा, यानी कितने कारक बचे? 2। इसमें भी शुक्र जो है लगन के साथ साथ सप्तम का भी कारक, छठे का भी कारक है। तो हमें शुक्र को भी निकालना पड़ेगा, बचेगा कौन? 1। और ऐसा संभव है नहीं कि ये जो 7 ग्रह हमारे हैं, राहु केतु को लेंगे नहीं, 7 ग्रह में से सिर्फ एक कारक बचे, जो यहाँ का स्वामी यहाँ का और यहाँ का है, वो कारक होगा ही होगा। अंतर यह है कि वह अपने बुरे भाव का भी फल देगा। कितना देगा, कैसे देगा, उसको मैंने प्रतिशत सहित बताया है कि बुरे भाव का 30%, अच्छे भाव का 70%, उसका लेशन आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे बुध मार्केश भी है, द्वितीय भाव का स्वामी होके, पंचम भाव का स्वामी होके कारक भी है, तो मारक का प्रभाव इसका आपको जीवन में तभी दिखेगा जब यह बुध कुंडली में बहुत ही पीड़ित हो। पीड़ित उसे बोलते हैं, पीड़ित कौन होता है? अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए तगड़ा बुखार हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो कहते हैं ना कि बीमारी से पीड़ित हो गए। वो बीमारी से पीड़ित कब होंगे? जब वो क्या होंगे? शरीर कमजोर होगी, इम्यूनिटी कमजोर होगी,
तो ऐसे ग्रह की इम्यूनिटी जब कमजोर होती है, यानी ग्रह क्या हो, मान लीजिए बुध ही अब आ गया, वो अपने बुध जो है नीच राशि में आ गया, मान लीजिए नीच राशि में है, साथ में उसे क्रूर ग्रह भी देख रहा है। अब बुध नीच राशि में आया तो पीड़ित हुआ। अब मंगल की दृष्टि जब पड़ गई बुध पे तो थोड़ा और पीड़ित हुआ। जैसे हमारा जब हम पीड़ित होते हैं तो हमारा, मान लीजिए किसी को टाइफाइड हुआ, तो जब उसका बिडाल चेक होता है तो उसमें देखते हैं कि बिडाल जो है कितना पॉजिटिव है। एक आएगा, किसी में 1.1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3, मतलब बिडाल ही नहीं, किसी भी मैटर में ऐसे ही देखेंगे। किसी का पीलिया देख रहे हैं तो देख रहे हैं बिलरुबिन, किसी का 1 है, बॉर्डर लेवल है, किसी का 1.5 है, किसी का 2 हो गया, किसी का 5 हो गया, किसी का 7 हो गया। अब देखिए जो 1.5 हुआ है, पीड़ित ये भी है, ये बॉर्डर लाइन से थोड़ा ऊपर गया है, पीड़ित ये भी है, अब ये थोड़ा और हुआ। ऐसे ही ज्योतिष में चलेगा, जब 7 में पहुंच गया तो उसको हेपेटाइटिस हो चुका है, अब उसको मरना है। पीड़ित यहाँ भी है, पीड़ित यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पीड़ित है कि थोड़ा बहुत डाइजेशन में प्रॉब्लम देगा, अगर लीवर इतना खराब है, बिलिरुबिन इतना बढ़ा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम देना शुरू करेगा, लेकिन मारेगा नहीं। लेकिन जब 5 पहुंच गया, 7 पहुंच गया, तो आप मरने की तरफ बढ़ चुके हैं, वह व्यक्ति मरने की तरफ बढ़ चुका है। तो ऐसे ग्रहों में भी हम देखेंगे कि वो पीड़ित है तो कितना कितना पीड़ित हो रहा है, कहाँ कहाँ पीड़ित हो रहा है। अब यहाँ पे बुध नीच का हुआ मान लीजिए, अब इसको हम कारक भी माने बैठे हैं, एक भाव से कारक है, एक भाव से मारक है। तो अगर वही ग्रह जो कारक भी है, अगर वही ग्रह पीड़ित होता चला जाएगा तो कारक का फल देने के बजाय वो मारक का ही फल देगा। बुध यहाँ नीच का हुआ, मंगल की दृष्टि हुई, फिर अब बुध नीच का हुआ, थोड़ा पीड़ित, मंगल की दृष्टि हुई, तो वो 1 से 1.5 हो गया, 1.5। अब मान लीजिए यह बुध अस्त भी है, सूर्य भी यहीं बैठा है, तीसरा कारण भी लागू हुआ, तब 1.5 से अब इसका बिलिरुबिन 2 पे पहुंच गया, इसको पीलिया बढ़ गया। इसी प्रकार से और देखेंगे, डिग्री में भी कम है, 0 डिग्री है, तो अब 2.5 हो गया। ऐसे बल निकाला जाता है भैया। जब यही चीज हमको कहीं किसी ग्रह में दिखाई पड़ता है कि यह बहुत रूप से पीड़ित है, नीच हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो, डिग्री भी कम हो, क्रूर ग्रह के बीच में हो, इधर एक क्रूर ग्रह बैठा है, इधर एक क्रूर ग्रह बैठा है, जिसको पाप कर्तरी बोलते हैं, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, सारे पैरामीटर अप्लाई करके फिर निर्णय कर लेते हैं ये तो बेचारा अभिमन्यु बन गया है, योद्धाओं के बीच में फंस गया है, लड़े कितना भी लेकिन इसे मरना है। तो उसी हिसाब से फलादेश किया जाता है कि हाँ इस भाव का फल बिगड़ेगा। तो अगर कोई ग्रह कारक भी है, यहाँ से कारक है, यहाँ से मारक है, अगर वो पीड़ित हो रहा है खूब अच्छे से, तो वो मारक मारक का ही फल देगा, बुरा फल ही देगा, बुरा फल मतलब मारक होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे विषय पर, आगे बात को बढ़ाते हैं। कारक आपको समझ में आ गया, मारक समझ में आ गया, मारक नहीं अभी बोले, कारक बोल दिए, शनि अति कारक है इस कुंडली में। अब दूसरा मारक की अगर हम चर्चा करें, एक दिन अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कुंडली में कोई भी ग्रह द्वितीय भाव मारक है और सप्तम भाव तो मारक है ही। मारक का निर्धारण यहाँ पे यही बोलना है कि बुध मार्केश है, भले ही मारक का फल नहीं देगा लेकिन पद इसी को ही मिला है। जैसे इंद्र का पद किसी व्यक्ति को मिला, अब वो बारिश कराएगा कि नहीं वो उसकी मर्जी है। मारक का फल मिला है, मारक ना देना भी इसके हाथ में, अगर वो अच्छा है एक जगह से कारक होने के नाते। पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया कि आप दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, 11वां और 12वां भाव देखिए। दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 7वां, 8वां, 11वां और 12वां, इनमें से इन भावों का स्वामी ग्रह अगर रिपीट हो रहा है, यानी इन भावों में से 2 भावों का जो ग्रह स्वामी होगा वो प्रबल मारक होगा। चलिए देख लेते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध है। तृतीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। चंद्रमा तो कभी 2 भावों का स्वामी हो ही नहीं सकता, चंद्रमा और सूर्य, इसलिए क्योंकि इनके पास एक ही राशि है। छठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र है, इसको नोट कर लिया। सप्तम भाव का स्वामी कौन सा है? मंगल है। और अष्टम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु है।
आगे चलिए, एकादश भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु है। द्वादश भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? मंगल है। 12वें भाव में 1 नंबर लिखा है ना, तो मंगल है। यहाँ 11 लिखा है, मतलब मीन राशि, गुरु है। 3 6 2 3 6 7 8 11 12 इन भावों का आप स्वामी देखिए। जो ग्रह 2 बार रिपीट हो, यानी इन भावों में से 2 भावों का स्वामी है, वो प्रबल मारक है। इस कुंडली में मंगल प्रबल मारक है और गुरु प्रबल मारक है। तो लॉजिक भी स्पष्ट है कि जो ग्रह प्रबल मारक आएगा वह लगन का मित्र नहीं होगा। मंगल शुक्र का मित्र नहीं है और गुरु भी मित्र नहीं है। जो भी प्रबल मारक निकल के आएगा वो लगन का मित्र नहीं होगा। अब इनकी मंगल की महादशा चल रही हो और गुरु का अंतर चल रहा हो, उस समय इनको दिक्कतें आएंगी। या गुरु की महादशा हो, मंगल की अंतरदशा, इसमें से किसी एक की महादशा हो, किसी एक की क्या हो, अंतरदशा, उस टाइम फ्रेम में सतर्क रहने के लिए बोलना है। अब इसमें और अगर तगड़ा आप देखना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए, क्या मंगल और गुरु में से कोई उग्र या क्रूर नक्षत्र तीक्ष्ण नक्षत्र में है? अगर है तो मारक का फल और बढ़ गया। अगर दोनों में से कोई एक उग्र, क्रूर या तीक्ष्ण में है तो बढ़ा, दो के दोनों हैं तो और ज्यादा बढ़ गया। वीडियो देखते समय बाद में यही सारा नोट आपको बनाना है। अभी आप सिर्फ देख लीजिए, सुन लीजिए, दिमाग में बातें गूंजेंगी। एक बार पुनः दोबारा रिपीट करके अपने हिसाब से वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाएंगे। मेरी बातें याद रहेंगी, दोबारा सुन लेंगे, बैठ जाएंगी चीजें दिमाग में। बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत इफर्ट करना पड़ता है। और जब आप एक बार जीवन में मेहनत और इफर्ट पूरा लगा देते हैं ना, सब कुछ अपना 100% दे देते हैं, जी तोड़ मेहनत, 2 4 साल अगर आप 5 साल कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी आप जो है मौज करते हैं, ये भी तय है। जी तोड़ मेहनत मैंने की है 12 13 साल। आज मुझे कोई टेंशन नहीं है ना। फ्रीडम ऑफ फाइनेंस भी लाइफ में है, परिवार से, कैरियर का कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा कम या ज्यादा चलेगा, मुझे ये पता है। मेरा ही नहीं, मैं किसी भी व्यक्ति को कह रहा हूँ जो अपने जीवन में कैरियर से निश्चिंत हो गया है, जिसका कैरियर सेट है, कैरियर की चिंता नहीं ना, उससे आप पूछिए, उसने जीवन में कभी जी तोड़ मेहनत किया है। 2 4 6 साल का समय दे देंगे तो फिर उसी के बदले में आपको जीवन के 20 30 50 साल अच्छे मिल जाएंगे। कोई आईएएस हो जाता है, कलेक्टर हो जाता है, तो जानते हैं उसने जी तोड़ मेहनत 5 7 साल की है, तैयारी करने में हो गया। नहीं भी हुआ तो दूसरे भी क्षेत्र में सक्सेस है, लेकिन जिसने मेहनत किया है, तैयारी करने वाले तो लाखों लोग जाते हैं ना यूपीएससी की, लेकिन उसमें से कुछ हो जाते हैं, आईएएस हो गए। कुछ को सरकारी नौकरी मिली ही नहीं, लेकिन उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, पढ़ाई की थी। आज उनके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आईएएस उनके यहाँ से निकल रहे हैं। जिसने मेहनत किया है उसको कहीं ना कहीं मिलना ही मिलना है, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। दीवार पे अपना सिर पटकिए जोर से, जितना मेहनत करके पटकेंगे उतना जोर का रिजल्ट आएगा। अगर आपने कहीं कोई क्रिया की है तो उसकी प्रतिक्रिया आनी ही आनी है, बशर्ते ये हमारे हाथ में नहीं है कि उसकी प्रतिक्रिया आएगी कैसे, ईश्वर के हाथ में छोड़िए। किसी ने तैयारी की, नहीं आईएएस हुआ, तो अच्छे इंस्टीट्यूट का मालिक बन के बैठा है। मेहनत जिसने किया भैया उसको मिला है फल। आप लोग भी करिए। आगे देखते हैं। ये प्रवचन इसलिए देना पड़ता है ना, जैसे हम, कि कोई व्यक्ति क्या लिख रहा है, क्या समझ रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ना, मैं उससे भी भाप लेता हूँ कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है, व्यक्ति कितना कर्मठी है, कितना मेहनती है, क्या चाहता है और कितनी जल्दी चाहता है। जीवन में शॉर्टकट कभी नहीं है, जल्दी कुछ नहीं मिलेगा, समय लगेगा सब में। देखिए, हमने मारक की चर्चा कर ली, तो 2 मारक हमको मिल गए, मंगल और गुरु। अब इनकी जितनी स्थिति होगी, इनका नक्षत्र वगैरह देख करके मार्केस का प्रेडिक्शन करेंगे। अगर ये दोनों, अच्छा एक लोग पूछ रहे थे डाउट में कि अगर कोई ग्रह छठे भाव में है और अपनी राशि में है तो क्या बुरा है? बेसिक के वीडियो में ही बता दिया हूँ, बार बार चिल्ला के बोला हूँ, अगर कोई ग्रह अपनी राशि में है, चाहे जहां है, तो वह बुरा नहीं है, उस भाव का फल को नहीं बिगाड़ेगा। अब जैसे शुक्र यहाँ पर हो, अपनी राशि का है, तो अब शुक्र बुरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब यही शुक्र आपको राजा बना देगा।
गुरु यहाँ है अपनी राशि में, कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता है, तब अन्य बहुत सारी भी परिस्थितियां लगेंगी। अब मान लीजिए मंगल 12वें भाव में है, अपनी राशि का है। अब यहाँ पर मंगल अगर 3 नंबर की गिनती में होता बुध के घर में, तो मंगल 3 नंबर यानी दूसरे के घर में हो करके जैसा होगा उससे तो बहुत अच्छा होगा ना अपने घर का होना। लेकिन मंगल क्रूर ग्रह है, मंगल में गर्मी है, सेनापति है, उत्तेजना है। तो मंगल चाहे अपने घर का हो चाहे दूसरे का घर का हो, इसका जो स्वभाव है वह रहेगा ही रहेगा। 12वां भाव किसका होता है? व्यक्ति के लव लाइफ में रोमांस का, पत्नी हो चाहे प्रेमिका हो, रोमांस होता है। ये हमारा शयन कक्ष होता है 12वां भाव। अब यहाँ पर जब गर्म ग्रह बैठा हुआ है तो बेडरूम का माहौल तो गर्म कराएगा ही ना। पति पत्नी जब सोने जाएंगे तो झगड़ा करके एक दूसरे की तरफ पीठ कर लेंगे, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है, उसका नेचर है। ऐसा व्यक्ति तड़ातड़ जवाब देगा। अब मंगल यहाँ पर है, चर राशि में है। चर राशि, अब देखिए सिर्फ अपनी राशि नहीं, चर राशि क्या होती है? चलायमान। मंगल यहाँ है, 12वां भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति चलायमान रहेगा, यानी दूर दूर स्थानों की यात्रा भी करेगा। अपने घर का होना अच्छा है इस बात के बजाय कि वह किसी दूसरे के घर में हो, शत्रु राशि में। अगर मित्र राशि में भी ग्रह हो तो भी कुछ हद तक अच्छा है। 6, 8, 12 में शत्रु राशि में होगा, नीच राशि में होगा तो बहुत बुरा होगा। अपनी राशि का है तो टेंशन नहीं है, तो भाव का को बैलेंस करेगा। आगे देख लेते हैं। मारक हो गया, कारक हो गया। चंद्रमा क्या होगा? तृतीय भाव का स्वामी है, और चंद्रमा तो 2 भावों का स्वामी हो नहीं सकता, इसलिए चंद्रमा भी इसमें मारकत्व का फल रखता है, लेकिन बहुत प्रबल मारक नहीं होता है। अगर मंगल और गुरु का साथ पा जाएगा तब थोड़ा इसमें मारकत्व बढ़ेगा, अन्यथा थोड़ा मारकत्व ये भी रखता है, थोड़ा बहुत तकलीफ दे देता है। कुछ बहुत ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि लगन में उसकी उच्च की राशि होती है, तो लगन का फेवर करना चाहता है। आगे आ जाते हैं। कारक मारक हो गया, सम हो गया। अब आ जाइए, भाव परिचय मैंने दे ही दिया कि किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, ये हो गया। आगे विषय वस्तु पे अब चलते हैं, विश्लेषण पे चलते हैं। विश्लेषण में आप यह देख लीजिए, सबसे पहले लगन देखते हैं। लगन लगन वृषभ है, बैल का प्रतीक है, लिख लीजिए परिश्रमी होंगे। लगन का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र जो है श्रृंगार और फैशन प्रिय है, आधुनिक परिवेश के अनुसार रहने वाला है। तो वृषभ लगन वाले आधुनिक परिवेश के अनुसार रहते हैं, अपने आप को माहौल के अनुसार ढाल ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये 2 नंबर की गिनती है ये पृथ्वी तत्व है। उंगली पे याद करना मैंने बताया था आपको। ऐसे 5 उंगलियां हैं, अगर 5 उंगलियां, तो आपको क्या याद रखना है? मैं किसी को अनम्यूट करूंगा, उससे पूछूंगा किसका नंबर लगा दूंगा आज। अनूप पांडे, अपने आप को अनम्यूट करिए। जी गुरुजी। बताइए, ये वृषभ राशि जो है क्या है? अग्नि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है गुरुजी। पृथ्वी है। अपने आप को जी। म्यूट कर लीजिए। ब्रिज ब्रिज मोहन जी, अपने आप को अनम्यूट करें। ब्रिज मोहन जी बताइए। प्रीति मिश्रा, अपने आप को अनम्यूट करिए। सर मेरा तो अभी ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, अभी 1-2 क्लास ही ली है, अभी ज्यादा पढ़ा क्लास नहीं था देखिए सर। दो निबे 2-3 चैप्टर ही पढ़ पाए हैं अभी तक। देखिए, आप सिर्फ क्लास के भरोसे ना रहें। क्लास तो ऐसे चलता रहेगा, इसकी वीडियोस मिलेंगी। कृपया करके हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, जब मैं लेसन बाय लेसन डाल रहा हूं तो इसका मतलब है कि इसी क्रम में आप देखते हुए वीडियो चलिए जो अपलोड है। सब लोग लेसन देखिएगा। अब इसके लिए यहाँ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग वीडियो देखे हैं उनको पता है कि इसको मैंने कितने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। सूत्र भी मैंने दे दिया है, अपवज। आ फॉर अग्नि, वा फॉर पृथ्वी, वा फॉर वायु, जा फॉर अग्नि पृथ्वी वायु जल। ये 4 उंगलियों पे रखना है। उंगलियां ज़्यादा मैंने बना दी। अच्छा, ये अंगूठा मान लीजिए। अपवज सूत्र पे रखिए। स्त्री पुरुष याद करना सिखा दिया हूँ, दिशा याद कर बहुत ही आसान तरीके से।
आपकी जिम्मेदारी है भैया, देखिए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। चलिए किसी और से पूछ लेते हैं कुछ। आज पूछे थोड़ा सा तो मजा आएगा। कितना तैयार किए हैं। उमा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। उमा काबरा। जी बोलिए। बताइए 8 नंबर की राशि कौन सी होगी? 8 नंबर मतलब कौन राशि? तुरंत जवाब आए। वायु तत्व। वायु तत्व। अच्छा, राशि इसका नाम क्या है 8 नंबर का? वृश्चिक। वृश्चिक। 8 नंबर हम फिर से गिन लेंगे। आ पा वा जा। ठीक है, यही बताया गया ना, अग्नि पृथ्वी वायु जल। पहली उंगली पे क्या हो गया? 1 नंबर अग्नि, 2 नंबर पृथ्वी, जैसा कि उस उदाहरण कुंडली में था। 3 नंबर क्या हो गया? वायु। और 4 नंबर क्या हो गया? जल। अब जब 4 यहाँ खत्म होगा तो फिर 5 यहीं से शुरू होगा। 5 6 7 8। ये तो मुझे जल नजर आ रहा है, आप वायु बोल रही हैं। जब आप बोली थी मुझे तभी नजर आ गया था, तभी मैं इतना समझाने का प्रयास किया हूँ। अब आप लोग पढ़िए, ऐसे पढ़ेंगे ना, लेसन बना के दिया हूँ, आप लोग पढ़ेंगे नहीं। नहीं आएगा, हम जहर खा लेंगे भैया। हाँ, 1 लीटर 2 लीटर जहर घोलेंगे बढ़िया से, आपको भी खिला देंगे, खुद भी खा लेंगे। तो लेसन मंजूर तैयार है। है पढ़िए उसको, मंजूर है देखिए। गुरुजी। अब इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। इसमें मैंने बहुत बढ़िया से लेक्चर दिया है और बहुत मेहनत से बनाया था। सोचा था आप लोग देखेंगे गदगद हो जाएंगे, लेकिन देखे ही नहीं तो गदगद क्या होंगे। चलिए ठीक है, तैयारी कर लीजिएगा सब लोग। मैं विषय पे लौटता हूँ। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अधिक है, और लेसन प्लानिंग ये सब हम बहुत एक्सपर्ट इस चीज़ के रहे हैं। इसलिए आप इस चीज़ का भरोसा रखिए, हम जिस क्रम में आपको लेसन देंगे पढ़ाएंगे वही आपके लिए उचित है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मुख्यतः मान के चलिए वीडियो कोर्स है, दिमाग में रख लीजिए। वीडियो जितने भी लेसन पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप देखिए। मतलब ये जो वीडियो है वो आग है, मैं क्या हूँ? घी हूँ, उसको जलाए रखने का काम मैं करूँगा। ऐसे मान के आपको चलना है। चलिए देख लेते हैं। एक तो हो गया, ये परिश्रमी होंगे और स्वामी शुक्र है तो ये श्रृंगार प्रिय होंगे, आधुनिक परिवेश के अनुसार चलेंगे। इनका कद जो होता है छोटा नहीं होता है और ना ही लंबा होता है, ये मध्यम कद वाले होते हैं, नोट कर लीजिए। मध्यम कद वाले होते हैं। चूंकि ये पृथ्वी तत्व है तो इनकी शरीर जो होती है ये मजबूत होती है। शरीर किसकी कमजोर होती है? जल तत्व वालों की। अगर लगन में जल तत्व पड़े, पानी पे हाथ मार देंगे तो पानी इधर उधर हो जाएगा, पृथ्वी पे मारेंगे तो चोट लगेगा। तो पृथ्वी तत्व वाले थोड़ा मजबूत होते हैं, और जल तत्व वाले भारी शरीर तो इनकी होती है, थोड़ी हेल्दी हो जाते हैं, इनको परहेज वगैरह करना पड़ता है शरीर बनाए रखने के लिए, लेकिन अंदर से ये मजबूत नहीं होते। पृथ्वी तत्व वाले वृषभ लगन या कोई भी पृथ्वी तत्व होगा लगन में, तो उनकी शरीर अंदर से स्ट्रांग होती है। अब बैल जो होता है ये शांत होता है, गंभीर स्वभाव का होता है। तो वृषभ लगन वाले शांत भी होते हैं, गंभीर स्वभाव के भी होते हैं। जब से उज्जैन से लौट के आए हैं तब से कुछ गला वगैरह खराब हो रहा, वो होता है ना, चाय पानी का समय बदलता है तो दिक्कत होती है। तो लौंग थोड़ा सा रखना पड़ता है, आप लोग भी रखा करिए। नींद नहीं आएगी, मुंह में डाले रहेंगे, लेक्चर लेते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। मुंह कुछ डाले रहिए, कुछ भी चलाते रहिए। ज्यादा नींद आए तो एक मिर्चा हरा वाला रखिए, उसको एक बार काट लिया करिए, नींद एकदम दूर हो जाएगी कुछ देर के लिए। तो ये परिश्रमी होंगे, मेहनती होंगे, जुझारू होंगे, बुद्धिमान होते हैं, और क्रोध आने पर ये किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं गिनते हैं। अच्छा, एक चीज और होता है, ये जो है बहुत घरेलू स्वभाव के होते हैं। घरेलू स्वभाव मतलब क्या है ना, कि इनका घर में दिल लगता है, मन लगता है। जो लड़कियां देख रही हैं, या अगर आपको लड़कियों को सलाह देना है, तो अगर उनको ऐसा पति चाहिए जो घर में बैठा रहे, मैंने घर में मन लगाए, घर के काम से को भी कर डाले आदेश देने पर,
तो बता दीजिए आप वृषभ लगन वाले लड़के से विवाह करिए, ये आपकी बातों को मानेंगे, घरेलू काम भी कर देंगे, झाड़ू पोछा भी लगा दिया करेंगे। तो वृषभ लगन वाले घरेलू होते हैं, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि यानी घर पे समय देते हैं, घर में रहना इनको पसंद है, और ये जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे, मेहनत करके उसको कंप्लीट करना है, वही बैल वाला स्वभाव रहेगा। अब बैल वाला स्वभाव मतलब ये ना समझ लीजिए कि बुद्धि भी बैल वाली होगी, मेहनत बैल की तरह ये करने में सक्षम है, समय लगता है इनको लेकिन पूरा करते हैं। इनके अंदर जो है आजीविका कमाने का बहुत विशेष गुण होता है, यानी ऐसे लोग कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, काम करेंगे ही करेंगे। और ज्यादा बीमारी वगैरह का ये लोग बहाना और नखड़ा भी नहीं करते, वास्तव में जब बीमार होंगे तभी ये बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ। सांसारिक सुख के प्रति ये लोग आकर्षित होते हैं, मतलब भौतिक जीवन में ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं, भौतिक जीवन ये लोग अपना ध्यान देना चाहते हैं कि अच्छा हो, भौतिक जीवन अच्छा हो, यानी पारिवारिक जीवन भी अच्छा बनाने का ये लोग प्रयास पूरा का पूरा करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये चूंकि घरेलू होने का मतलब क्या हुआ कि ये लोग मिलनसार स्वभाव के होते हैं, घुलना मिलना ये लोग जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इनके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी अधिक बनने लगते हैं, आमतौर पे बड़ी आसानी से ये लोग लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वृषभ लगन के लोग जो है विपरीत लिंगी की तरफ भी थोड़ा जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं, प्रेम पसंद प्रसंग में पड़ जाते हैं। और इनके क्या होता है कि शरीर भी हिष्ट पुष्ट होता है, चूंकि वृषभ लगन है, शरीर देह दशा भी मजबूत होती है, छोटे कद के नहीं होते, मझले कद के होते हैं, तो शरीर भी देखने में ठीक ठाक होती है, यानी ये अपना फिजिकल अपीरियंस जो है अच्छा छोड़ते हैं। फिजिकल अपीरियंस अगर स्त्री है तो पुरुष पे अच्छा अपीरियंस छोड़ती है, पुरुष है तो स्त्री पर, यानी इन लोगों के अंदर वो क्या बोलते हैं, एक सम्मोहन शक्ति ये होती है, नेचुरली होती है इनके बॉडी में। ग्रह भी अच्छा पड़ जाए तब पूछना ही क्या है। इनका व्यवहार भी अच्छा होता है, सब कुछ ठीक ठाक है। शुक्र स्वामी है तो अच्छा खाना पसंद करेंगे, अच्छा पहनना पसंद करेंगे, अच्छे तरीके से रहना पसंद करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, वृषभ लगन में क्या होता है, शुक्र पहले और छठे भाव का स्वामी है, लेकिन फल हमेशा किसका देगा, लगन का सबसे प्रबल कारक है। जब यही शुक्र अगर छठे भाव में बैठ गया हो, ध्यान दीजिएगा, हर लगन में एक ऐसा ग्रह आता है, मेष लगन में मंगल था, यहाँ शुक्र है, अगर शुक्र छठे भाव में बैठा होगा तो विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। सामान्य सा नियम है, अगर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो या 8वें में हो या 12वें में हो, यानी 6, 8 और 12 के स्वामी इन्हीं 6, 8, 12 में हो तो विपरीत राजयोग होगा। लेकिन यह विपरीत राजयोग वाला ग्रह लग्नेश भी है, इसलिए शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग में भाग नहीं लेगा। शुक्र अगर 12वें भाव में है तो ये नहीं बोलना है, ये तो सभी लोग जानते रहे होंगे ना कि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में हो तो विपरीत राजयोग, नोट कर लीजिए वहीं एक्स्ट्रा, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में हो लेकिन वह लग्नेश ना हो, तब विपरीत राजयोग बनता है। अब इस कुंडली में शुक्र चूंकि लग्नेश है, शुक्र इस कुंडली में कहीं भी बैठे हों, किसी भी भाव में बैठे हों, अगर वो अस्त हैं तो उनका रत्न जरूर पहनना है, चाहे वो छठे भाव में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, अगर अस्त है तो रत्न पहनना है शुक्र का। अब वो कितनी डिग्री पे अस्त है, कितनी दूरी है, उस हिसाब से उसका कैरेट वगैरह रखेंगे। अगर 6, 8, 12 में नहीं है, किसी अन्य भाव में है तो इनको रत्न पहना देना चाहिए, शुक्र का रत्न पहनना चाहिए, भले ही शुक्र नीच राशि में क्यों ना हो, क्योंकि इस कुंडली में शुक्र जब भी कोई ग्रह छठे भाव में नीच का हो, 8वें में नीच का हो, 12वें में नीच का हो, तब स्टोन नहीं पहनाना है। अब ग्रह इनके अच्छे भाव का स्वामी हो, यानी कारक हो, शुक्र कारक है, और 6, 8, 12 में नहीं है, पंचम भाव में नीच राशि पड़ रही है और यहाँ पर बैठा हुआ है तो पहना सकते हैं। नीच ग्रह का स्टोन पहना जा सकता है, बशर्ते वह नीच का ग्रह मार्केश ना हो और 6, 8, 12 भाव में नीच का ना हो रहा हो। समझ में बात आ गई होगी। इस कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं, अगर ये भी सूर्य के साथ कहीं बैठ के अस्त होंगे तो पन्ना भी पहना देना है, नोट कर लीजिए।
कहीं भी अस्त हो, लगन में हो, द्वितीय में, खष्टम में, अष्टम में, द्वादश में, अगर कहीं भी अस्त है बुध तो पन्ना पहना दीजिए, क्योंकि फल किसका देंगे? पंचम का ही देंगे। प्रबल मारक में तो है नहीं, शुभता भरी हुई है, लगन के मित्र हैं, धन भाव का स्वामी है, धन की जरूरत सबको है, धन रहेगा तो लगन उपभोग करेगा, तो पन्ना पहन सकते हैं। अच्छा, मैं ये जो कह रहा हूँ कि भले ही 6, 8, 12 में हो तो भी पहना सकते हैं। अब अभी अगर इसी भाव का स्वामी मंगल होता और वो 6, 8, 12 में जाता, क्योंकि मंगल क्या है? क्रूर ग्रह है। सूर्य क्या है? क्रूर ग्रह है। शनि क्रूर ग्रह है। अगर क्रूर ग्रह भले ही अच्छे भाव का स्वामी है, 6, 8, 12 में अस्त होगा, तब पहनने के लिए नहीं कहूंगा, तब उसका नक्षत्र वगैरह भी देखूंगा, तमाम चीजें देखूंगा। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह मतलब ऐसा जान लीजिए ठंडा पदार्थ, और क्रूर ग्रह मतलब जान लीजिए गर्मी का मौसम, तो उसका स्वभाव है जो गर्म है, गर्मी है, उष्णता है, वो ताप देगा, शरीर झुलसाएगा शरीर को। तो इसीलिए अगर कोई क्रूर ग्रह 6, 8, 12 में बैठा है, वह भले लग्नेश हो, पंचमेश हो, तब ज्यादा विचार करना है। नक्षत्र वगैरह देखेंगे, वो सौम्य है, क्रूर है, क्या है। लेकिन अगर शुभ ग्रह है, कारक है, 6, 8, 12 में नीच का है, तो आप उसको स्टोन पहनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सूर्य के साथ बुध कहीं पड़ा तो पहना सकते हैं। शनि का देख लीजिए, शनि भी अतिकारक है। अब शनि अतिकारक है, अगर यह शनि अस्त होके कहीं पड़ा हुआ है तो शनि का स्टोन नीलम पहना दीजिए। बशर्ते कहाँ कहाँ नहीं पहनाना है ये भी जान लीजिए। अगर छठे भाव में शनि होगा तो नहीं पहनाना है, 12वें भाव में होगा तो नहीं पहनाना है, 8वें भाव में होगा तो भी पहना देना है। अब इसका कारण आप लोग बताइए। मैं कारण बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए कैसे रिजल्ट निकाला जाता है। पहली चीज तो शनि हमें अतिकारक मिला, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी। ठीक। दूसरा, अब अगर ये भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी है, यही अस्त होके पड़ा है, तो अस्त मतलब क्या होता है कि उसकी पावर कम हो गई। जैसे बड़े बल्ब के सामने छोटा बल्ब जल रहा है, तो वो दिखेगा नहीं, उसकी रोशनी उसी में मिल जाएगी। तो हमें क्या करना होगा? उस छोटे बल्ब को हमें एक्सपेंड करना होगा, उसको और अधिक उसके स्थान पे पावर देना होगा, उसको सपोर्टिंग देनी होगी, उसके साथ 1, 2 बल्ब और लगाना होगा। तो ये स्टोन पहनने से अस्त ग्रह को थोड़ी पावर मिलती है कि वो जो टिमटिमा रहा है, टिमटिमा ले जाए आसानी से। तो भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी अस्त है, तो ये क्या है? बल नहीं लगा पाएगा, अस्त ग्रह बल नहीं लगा पाता। बल लगाना तो चाहता है चूंकि कारक है, लेकिन उसमें होता नहीं है कि बल लगा ले। तो इसलिए जब हम यहाँ पर होगा शनि, तो यहाँ से उसकी आप देखिए नीच वाली दृष्टि 12वें भाव पे पड़ेगी। शनि की नीच वाली दृष्टि 12वें भाव पे यहाँ पे आएगी, जहां मैं मिटा रहा हूं अभी। और 12वां भाव किसका है? पैर का है, और मेष राशि है। मेष राशि किसकी है? सिर और आंखों की है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शनि बैठा है, यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ है, 12वां भाव पैर है और ये सिर आंख है। तो स्टोन पहनने से भाग्य और कर्म तो आप बना लेंगे, लेकिन सिर फोड़ लेंगे या पैर तोड़ लेंगे। तो स्टोन ऐसा कभी नहीं पहनना है जो आपको शारीरिक क्षति दे दे। अब अगर अष्टम में है, तब क्या है? अष्टम में पहली चीज तो गुरु की राशि में है, शुभ ग्रह के राशि में है। ठीक है। अष्टम से शनि की दृष्टि तृतीय यहाँ जाएगी 10वें भाव पे, जहाँ उसकी राशि है, कर्म को बढ़ाएगा। धन भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से, जहाँ मित्र का घर है, इसको भी नहीं बिगाड़ेगा। और 10वीं दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, जहाँ मित्र की राशि है। तो यहाँ तो प्लेसमेंट भी अच्छा हो गया, गुरु के घर में शनि जो है बहुत अच्छा हो जाता है, याद रखिएगा। गुरु क्या है? ज्ञान है, और शनि न्याय है। अब जब न्याय का ग्रह ज्ञान वाले घर में बैठा है, तो वो तो प्रसन्न होगा ना, क्योंकि ज्ञान से ही न्याय की शक्ति आती है। दृष्टि भी अच्छी पड़ गई। लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे दृष्टि निकाल के बता रहा हूँ कि पहनना नहीं पहनना या फल कैसा होगा। अब इसी कुंडली में शनि यहाँ होगा तो हम बोलेंगे भैया अपनी आंख बचा के रखना, सिर पे कोई सामान गिर सकता है। ये मेष राशि के कारण कारण बताऊंगा, क्योंकि मेष राशि से सिर, चेहरा और आंख वगैरह यही सब देखते हैं, और 12वें भाव से क्या देखते हैं? पैर देखते हैं।
तो इन सारी चीजों में शनि की दृष्टि प्रॉब्लम करेगी। स्टोन दे देंगे तो प्रॉब्लम का बल और बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 12वें भाव में क्यों नहीं कहेंगे पहनने के लिए। अब जैसे छठे भाव में जब है तो नीच की दृष्टि डाल रहा है, शनि यहाँ है तो नीच की दृष्टि डाल रहा है यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ होगा तब तो दृष्टि छोड़ी, अब तो नीच का होके बैठ ही गया ना। 12वां भाव किस चीज का है, सब खराब कर देगा। 12वां भाव एक तो मेष राशि से आंख पैर। 12वां भाव जानते हैं आपके और आपके जीवन साथी के बीच का रोमांस है। सब लोग अपनी कुंडली देखते हैं, सबकी देखिए और देखिए जिसके जिसके 12वें भाव में क्रूर ग्रह होगा ना, वह अपने जीवन साथी के प्रति कभी प्यार नहीं जताता है। आप जैसे आपका जीवन साथी आपके लिए कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप यह जताते हैं, आपको कभी फील होता हो कि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बीमार होने पे सेवा किया, ये किया, ख्याल रखा, दोनों को, इस चीज की फीलिंग कम आ पाती है अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह होता है। ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन साथी को थैंक यू नहीं बोलता कि अरे तुमने बहुत अच्छा मेरे जीवन में सहयोग किया है, बहुत बार तुम काम आई हो, ऐसा वैसा, मतलब वाणी से भी प्रेम जताना नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्रूर ग्रह का होना उतना जो है दिल से दिल मिलाने का काम नहीं कर पाता दोनों पार्टनर का। अगर शुभ ग्रह हो, वो भी शुक्र हो, चंद्रमा हो, बुध हो तो ज्यादा अच्छा है। गुरु क्यों नहीं? क्योंकि गुरु जो है एक संत आदमी है, कथा कहने वाला है, पुरोहित है ना। गुरु क्या है? गुरु ग्रहों का पुरोहित है। अब पुरोहित जी जब यहाँ बैठ जाएंगे रोमांस वाले और आपसी प्रेम वाले भाव में, तो जब पति पत्नी इकट्ठा होंगे तो मान लीजिए पति की कुंडली में गुरु यहाँ बैठा है, पति पत्नी इकट्ठा हुए, अब पति का रोमांस कैसा होगा जानते हैं? ऐसे बोलेंगे, भगवान राम जी वनवास को जाने लगे, मतलब रामायण की गाथा शुरू करेंगे। फिर अगर उससे छुट्टी पाए तो भागवत गीता कहना शुरू कर देंगे। सब छुट्टी पा जाएंगे तो कहेंगे हे चलो एक दिन कहीं अब घूम आते हैं किसी धार्मिक स्थान। मतलब जो कुछ हो, ज्यादातर बातें उनकी अपने जीवन साथी से धार्मिक पक्ष में होती हैं, इनकी मदद किया जाए, उनकी ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं। तो गुरु जो है प्रेम रोमांस के लिए उतना अच्छा नहीं है। जबकि यहाँ पे शुक्र अच्छा है, चंद्रमा बुध भी अच्छा है, सबसे अच्छा तो शुक्र है क्योंकि शुक्र तो उसी का कारक हो गया। अब शनि अगर यही नीच का बैठेगा तो कितना कितना नुकसान दे देगा। तो इसलिए यहाँ के नीच के शनि का स्टोन नहीं बताना है, यहाँ का चलेगा। अष्टम भाव में अगर गुरु बैठे और शनि बैठे या गुरु शनि की दृष्टि हो तो आयु बढ़ती है, ये भी जान लीजिएगा। इसका कारण बताते हैं। यह 8वां भाव जो होता है हमारी आयु का होता है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से मरना शुरू हो जाते हैं ना। मरना शुरू मतलब एक दिन आयु बीती तो एक दिन के हुए तो आयु में से एक दिन घटा। 1 साल के हुए तो जो भी हमारी आयु ईश्वर ने निर्धारित की है उसमें से 1 साल घटा। 10 साल के हम हुए तो जो भी आयु है उसमें से 10 साल घटा। तो ये हमारी संपूर्ण आयु है और ये जितना बढ़ता है ये इतना घटता जाता है। लगन मतलब शरीर का बढ़ना। शरीर 10 साल की हुई तो इसमें से 10 साल खत्म हुआ, ये बैंक का बैलेंस है और ये उपभोक्ता है। अब होता क्या है, जब गुरु जो है ये एक राशि पे ज्यादा दिन तक गोचर करता है। गुरु कैसा ग्रह है? लंबे गोचर वाला ग्रह है, ज्यादा दिन रहेगा ना एक राशि पे। शनि एक राशि पे कितने दिन रहेगा? ज्यादा दिन। तो जब ये ग्रह यहाँ पे बैठते हैं तो इनका गोचर धीमा होता है, तो यहाँ से ये चीज बढ़ा देते हैं, सप्लाई जो है संभाल संभाल के देते हैं। अगर यहीं पर चंद्रमा बैठे और बुध बैठे तो चंद्रमा बुध जो है छोटे गोचर वाले ग्रह हैं, तो ये आयु वृद्धि का नियम यहाँ नहीं लागू होगा। आप अन्य चीजें होंगी योग तो आयु बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों के कारण नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहीं पर गुरु हो, शनि हो, गुरु शनि की दृष्टि हो, राहु केतु हो तो भी आयु बढ़ती है लेकिन बीमारी बनी रहती है। तो लंबे गोचर वाले ग्रह यहाँ होंगे तो आयु बढ़ेगा। तो शनि होगा गुरु की राशि में तो दोनों कॉम्बिनेशन बन गया। मैं क्या कह रहा था कि गुरु और शनि हो, तो गुरु तो नहीं है लेकिन गुरु की राशि तो है और ऊपर से शनि बैठ गया। तो वृषभ लगन में अष्टम भाव में शनि के होने से आयु अच्छी होने के चांस रहते हैं। अगले सूत्र पर चलते हैं।
इस कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी होगा, इसलिए इस कुंडली में अशुभ फल ही देगा, क्योंकि इसे मौका नहीं मिला ना कि 2 राशियों का स्वामी हो जाए, नहीं तो हो जाता। फिलहाल अशुभ ही देता है, मोस्टली अशुभ देगा। बहुत ज्यादा प्रबल मारक नहीं है, लेकिन फिर भी मोती नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि ये तृतीय भाव मारक में आ जाता है। मोती नहीं पहन सकते, मूंगा भी नहीं पहन सकते, और पुखराज, ये 3 स्टोन बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं। माणिक्य नहीं पहन सकते। अच्छा, नहीं पहन सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रह्म वाक्य है। कभी कभी क्या है कि व्यक्ति की परिस्थितियां देख के, परेशानी देख के रिकमेंड, अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी है। अब सूर्य जो है यहीं पर बैठ गया, अब सूर्य शनि से पीड़ित हो गया। शनि कारक है इस कुंडली में, लेकिन शनि ने सूर्य को दबा दिया, और सूर्य इतना परेशान हुआ कि अब सूर्य जो है चौथे भाव का स्वामी है। सूर्य का जो कारकत्व है, ब्रेन है, आंख है, हृदय है, अब इन सब में इसको पीड़ा रहती है। माइग्रेन है, हृदय में दिक्कत है, आत्मविश्वास जा रहा है, कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है अपने अधिकारियों से। कारण है कि सूर्य पीड़ित है। अब सूर्य जब बहुत ज्यादा पीड़ित है, बुरे जगह भी नहीं बैठा, अब सूर्य का स्टोन देना मजबूरी है, क्योंकि वो इस चीज से इतना पीड़ित हो गया है कि उसको अब इसकी सख्त जरूरत है, तो ये देना पड़ेगा इसको। ऐसे डिसाइड किया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्टोन पहनना ही नहीं जा सकता। बिल्कुल कुंडली के अनुसार, भाव के अनुसार मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, अंतिम निर्णय तो आपको स्वयं अपने बुद्धि विवेक से लेना होगा। यही एक सूत्र जो बता रहा हूँ, यही सूत्र अब जो होशियार होगा यही सूर्य वाला सूत्र पकड़ेगा, दिमाग में बैठेगा, यही सूत्र अन्य स्थितियों में भी लग जाएगा। अब चंद्रमा का मोती भी पहनाया जा सकता विशेष परिस्थिति में। वो तो क्लाइंट से जब आप बात करेंगे आपको पता चला, अब वो उसने बात करते हुए आपको पता चला कि हाँ, इसका चंद्रमा कुछ ज्यादा ही जो है आश्वस्त हो रहा है। चंद्रमा इतना पीड़ित हो रहा है कि अगर उसे बल मिलेगा तो वह सिर्फ स्वयं को स्वस्थ कर पाएगा, ना कि मारक का फल देगा। चंद्रमा बहुत पीड़ित है मान लीजिए। अब आप मोती पहनाने से ऐसा नहीं है कि चंद्रमा मारक हो गया, उसके पास बल ही नहीं है कि वो मारक का फल दे पाए। तो जब स्टोन पहनाएंगे तो कम से कम उस लेवल में आएगा कि अपना फल देना शुरू कर पाए। तो इसलिए कभी कभी पहनाना पड़ता है, लगन पंचम और नवम के बाद भी स्टोन पहनाना पड़ जाता है। आगे देख लेते हैं। इस कुंडली में सूर्य महाराज अपनी स्थिति के अनुसार फल देंगे। अगर सूर्य और शुक्र की युति हो तो राजयोग होगा, सूर्य और बुध की युति हो तो राजयोग होगा। सबसे तगड़ा राजयोग कब होगा? जब सूर्य और बुध की युति हो। क्यों? सूर्य केंद्र का स्वामी हुआ और बुध त्रिकोण का स्वामी हुआ, और इन दोनों में जमता भी है। अब यहाँ पे सूर्य जो है चतुर्थ का स्वामी तो है, लेकिन शनि नवम का स्वामी है। सूर्य और शनि जब एक साथ होंगे, सूत्र याद कर लीजिए, किसी केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो, केंद्र स्थान हमारे 4 हैं और त्रिकोण, इन दोनों के स्वामी एक साथ होंगे तो राजयोग होगा। अगर ये दोनों एक साथ केंद्र या त्रिकोण में ही हो तो उत्तम राजयोग। अब इसमें हम कई राजयोग देख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप समझिए। इसमें कई राजयोग मैं केंद्र त्रिकोण का बना रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्यों एक राजयोग अच्छा है एक नहीं है। इसी कुंडली में मैं यहाँ पे शुक्र को ले रहा हूँ, और यहीं पर मैं ले रहा हूँ सूर्य को। अब सूर्य शुक्र की युति राजयोग बन गई। पराशरी नियम है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो तो राजयोग। यहाँ शुक्र लगन हुआ और सूर्य क्या हुआ? चतुर्थ भाव का, एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी राजयोग बनाया। अब मैं आप मान लीजिए यहाँ शुक्र नहीं है, अब बुध है। शुक्र को हटा दीजिए, इस युति में नहीं है। एक मानिए एक जगह है शुक्र सूर्य, एक जगह मानिए कि सूर्य और बुध है। अब ये सूर्य और बुध वाला राजयोग ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि सूर्य और बुध में जो आपस में कॉम्बिनेशन है, समझ है, मित्रता है ना, वो शुक्र और सूर्य में नहीं है। अब इसको छोड़ दीजिए इस कॉम्बिनेशन को, और चले जाइए असीम ब्रह्मांड में, ज्ञान की दुनिया में, कारक में चले जाइए। अभी उस दिन बताया था मैं, शुक्र क्या है? भोग है, और सूर्य क्या है? राजा है। जब शुक्र और सूर्य का राजयोग बनेगा ना, तो ये राजा कहाँ किसके साथ संबंध बना रहा? भोग के साथ।
और जब सूर्य और बुध का बनेगा तो बुध क्या है, बुद्धि है, चातुर्य है। राजा जो है बुद्धि के साथ में संबंध बना रहा है। अब यहाँ पे विकास करेगा और यहाँ सिर्फ भोग में लिपटा रहेगा। एक कारण ये। दूसरा, इसी कारण का छोटा रूप जो मैंने पहले आपको बताया कि शुक्र और सूर्य का सामंजस्य उतना अच्छा आपस में नहीं है, जबकि सूर्य और बुध का सामंजस्य बहुत अच्छा है। बुद्धि किसको नहीं पसंद है? भोग तो जरूरत के अनुसार प्रिय है ना, कोई हमेशा भोग में ही नहीं रह सकता है। अब मान लीजिए शनि है, लॉजिक समझ में आया होगा कि इस लगन में सूर्य और बुध का राजयोग अधिक प्रबल क्यों है? प्रबल तो शुक्र का सूर्य का भी है, लेकिन सूर्य और बुध का ज्यादा अच्छा मान लिया। अब सूर्य शनि का देखिए, सूर्य है यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी शनि है। अच्छा, मैं मंगल को उतनी वरीयता क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मंगल केंद्र का तो स्वामी है एक यहाँ पर, लेकिन एक बुरे भाव का भी स्वामी है। लेकिन सूर्य जो है एक अच्छे संतुलित भाव का स्वामी है, इसको किसी खराब भाव का प्रभाव नहीं मिला। हालांकि यही नियम मंगल के साथ भी लागू होगा, मंगल के साथ भी यही नियम लागू होगा, राजयोग बनेगा, क्योंकि ये केंद्र का स्वामी है। अब त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठेगा तो राजयोग बनेगा। अब सूर्य और शनि की युति है, सूर्य शनि की युति, राजयोग बन गया। सूर्य शनि यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी है और सूर्य केंद्र का है। लेकिन अब यह राजयोग सूर्य और बुध की अपेक्षा कमजोर क्यों है? क्योंकि इन दोनों ग्रहों के तत्व एक मैचिंग वाले नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सूर्य को क्या चाहिए? रोशनी। शनि को क्या चाहिए? अंधेरा। इसको उजाला चाहिए, इसको अंधेरा चाहिए। तो अब यहीं पर बवाल होगा ना, ये कहेगा तुम अपनी रोशनी बंद करो, ये कहेगा तुम अपना अंधियारा बंद करो। तो ये थोड़ा इसका चलेगा, थोड़ा इसका चलेगा। तो वह पोह वाला मतलब राजयोग है, दे देगा, सुख साधन दे देगा, लेकिन जो मिलेगा सामाजिक और आर्थिक स्तर पे सूर्य और बुध में वह यहाँ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि दोनों के तत्व नहीं मैच कर रहे। अब इसी में मंगल ले लीजिए और शनि ले लीजिए। मंगल भी केंद्र का हुआ, मंगल हो गया और शनि हो गया। अच्छा, एक चीज और जानिए, जब ऐसे विरोधाभासी वाले राजयोग बनते हैं ना, तो इनका कोई एक निश्चित फील्ड होता है, उस क्षेत्र में व्यक्ति ज्यादा सफल हो जाता है। जैसे शनि और सूर्य हो ना, तो व्यक्ति डिप्लोमेट बड़ा तगड़ा बनता है, कूटनीतिज्ञ। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा और विस्तार करिए, ये कहीं लिखा नहीं है, इतना आपको स्वयं दिमाग लगाना सीखना होगा। और मेरा साथ पाके आप दिमाग लगाना ना सीखे तो आपका दुर्भाग्य है। सूर्य और शनि की युति हुई तो व्यक्ति डिप्लोमेट अच्छा कैसे हो गया, कूटनीतिज्ञ। एक तो सूर्य प्रकाश है और शनि क्या है, अंधकार है। कूटनीति में क्या होता है, उतार चढ़ाव, बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा कैसे सेट किया जाए। अब यहाँ दो ग्रहों की, क्योंकि दोनों राजयोग में है, सूर्य पंचम का है और शनि यहाँ का है, दोनों ग्रह मिलके बना रहे हैं, और दोनों ने अपने आप को, अंधेरे और प्रकाश ने राजयोग बनाया है। यानी दोनों में कहीं ना कहीं कुछ समझ बैठी है, बैठी नहीं है तो मतलब जो हमारा ब्रह्मांडीय नियम है उसने जबरदस्ती इन दोनों को बैठा दिया कि तुम लोग चाहे जैसा आपस में लड़ लो, चाहे जो कर लो, लेकिन राजयोग देना है सूत्र के अनुसार। ये केंद्र हुआ, ये त्रिकोण हुआ। तो प्रकृति कह रही है तुम दोनों में विरोधाभास हो, एक दूसरे को जलाओ या बुझाओ, लेकिन राजयोग देना है। अब ये जो है प्रकाश हो गया, ये अंधकार हो गया, यानी ऐसे व्यक्ति को अंधकार और प्रकाश दोनों का एडजस्टमेंट आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ प्रकाश का दीवाना है, कोई अंधकार का दीवाना है, सिर्फ अंधकार का है तो प्रकाश से उसको दिक्कत होगी, प्रकाश का है तो अंधकार से। लेकिन सूर्य शनि की युति में वह दोनों चीजों को अपने व्यक्तित्व में डाइजेस्ट कर लेता है, यानी अच्छाई को भी और बुराई को भी खूब अच्छे से डाइजेस्ट करता है, इसीलिए बड़ा अच्छा कूटनीतिज्ञ हो जाता है, बहुत अच्छा डिप्लोमेट होता है। बुरे को बुरे से समझा के अच्छे का ज्ञान दे देगा, और अच्छे को अगर चाहेगा तो बुरा समझा करके उसे आभास दिला देगा कि ये बुरी चीज तुम्हारे लिए अच्छी है। जयशंकर जी यही सब कर रहे हैं। फिलहाल उनकी कुंडली मैंने नहीं देखी है। तो ये राजयोग आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। यानी सबसे अच्छा राजयोग सूर्य और बुध का है, हर स्थिति में कंफर्टेबल देगा।
मंगल देवता वृषभ लगन की कुंडली में मारक है, 7वें और 12वें के स्वामी है और शुक्र के विरोधी दल के हैं, लगन के मित्र नहीं है। इसलिए अगर मंगल और शुक्र की युति हो, लग्नेश की और सप्तमेश की, लगन जो है त्रिकोण में भी है, तो राजयोग सिर्फ भोग विलास के लिए बन जाता है। ऐसा पुरुष जो है इधर उधर जो है पराई स्त्रियों में ज्यादा मन लगाने लगता है, ऐसा भी योग बन जाता है। इस कुंडली में मंगल देव की जब भी दशा अंतर दशा चले और बृहस्पति की चले, क्योंकि ये दोनों प्रबल मारक है, तो इनकी वस्तुओं का दान कराना चाहिए और जप करवाना चाहिए। वृषभ लगन में हमेशा याद रखिए मंगल और बृहस्पति मार्केश है, तबीयत तबीयत खराब हो तो इसका दान आपको बता देना चाहिए। इस कुंडली में बृहस्पति भी हो गए, मैंने ये भी बता दिया। बृहस्पति देवता अगर यहाँ छठे भाव में बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों तो विपरीत राजयोग हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति 8वें के स्वामी होके छठे में गए या 8वें के स्वामी होके 8वें में है, 8वें के स्वामी होके 12वें में गए, तो विपरीत राजयोग बन गया, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश नहीं है। अगर लग्नेश ही 6, 8, 12 का होगा तो राजयोग नहीं बनेगा। मैं एक लोग को अनम्यूट करूंगा और इसी पे एक सवाल पूछूंगा। एक तो हमने मेष लगन में ले लिया था, मेष लगन में मंगल से विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, वृषभ में शुक्र से नहीं बनेगा, एक लगन कोई और है, वो मैं किससे पूछ लूं? अनम्यूट करता हूँ पहले। हरिपाल जी आप बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। कोई एक लगन है, यहाँ पर कौन सी गिनती पड़े कि विपरीत राजयोग नहीं बने? मैं और हिंट दे दे रहा हूँ, शनि के द्वारा ना बने। ऐसा कौन सा लगन है जिसमें शनि विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा? वंदना जी अपने आप को अनम्यूट करिए, आप बताइए। सॉरी मैं नहीं पता। नहीं पता, अब मैं पूछ I'm लेता sorry। हूँ। आपके तो काफी क्लास छूट गए। जी रिकॉर्डिंग मैंने भेजा है, सब देख लीजिएगा। हाँ जी मैं सं, फॉलो कर रही हूँ, पर मैं हाँ बिहाइंड हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, सारे लेसन है, लेकिन थोड़ा समय देके सीखते रहिए। संतोष जी अपने जी आप को अनम्यूट करिए। संतोष जी अगर सही जवाब दे देंगे तो आपको हमारी तरफ से एक डिनर पार्टी मिलेगी, भव्य पार्टी, वो भी आपके घर पे। अच्छा बहुत सुंदर, बोलिए। बताइए ऐसा कौन सा लगन होगा? एक तो पिछले क्लास में हमने मेष पढ़ लिया, आज वृष पढ़ लिया। ऐसा कौन सा लगन होगा जिसमें शनि विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा? ऐसा कौन सा लगन है जिसमें जिसमें शनि विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा, यानी इसी प्रकार का कोई एक लगन और बताइए जिसमें कोई ग्रह लगन का भी स्वामी हो और 6, 8, 12 का भी स्वामी हो जाए। मिथुन, कुंभ, कुंभ लगन। कुंभ, कुंभ, हाँ कुंभ। अगर यहाँ 11 नंबर की गिनती होगी, अपने आप को जी अब म्यूट कर लीजिए, अब आपकी हाँ। पार्टी कैंसिल। नहीं नहीं मैं सही बोल रहा था, मिथुन मतलब कुंभ, हाँ। मिथुन मतलब कुंभ। कुंभ अगर यहाँ होगा भैया लोग देखिए, तो यहाँ कौन सी गिनती पड़ेगी? 10। तभी यहाँ क्या पड़ेगा? 11। अब शनि इस लगन में लगन का भी स्वामी हो गया और 12वें का भी स्वामी हो गया, और सूत्र के अनुसार कोई ग्रह अगर लगन का स्वामी है तो भले ही वह 6, 8, 12 में बैठे स्वामी हो करके तो विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। अब शनि यहाँ 12वें भाव में बैठेगा तो ऐसा माना जाएगा कि लग्नेश 12वें भाव में है, ना कि द्वादशेश है। ठीक है, ये 3 लगन होते हैं। अब ऐसे बीच बीच में सवाल किया जाएगा तो ठीक रहेगा। अब जो बहुत कठिन सवाल रहेगा वो मैं पूछूंगा इनसे, श्वेता तिवारी जी से। डरिएगा नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। उमंग जी सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए हम कहाँ पहुंच गए थे कि हाँ, बृहस्पति अगर 6, 8, 12 में है तो राजयोग विपरीत बनेगा। इसी प्रकार से अगर मंगल छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो तो विपरीत राजयोग बनेगा।
विपरीत राजयोग 3 भावों से बनता है। इनका अलग अलग नाम भी है, जो आप आगे उसमें जातक पारिजात पढ़िए, नाम पता चल जाएगा और कारण भी पता चल जाएगा। इसमें कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं जो कि मुझे सही नहीं लगता है। 2 कॉन्सेप्ट हैं विपरीत राजयोग में। एक पहला ये है कि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में हो, चाहे छठे भाव का स्वामी छठे में हो, चाहे 8वें में हो, चाहे 12वें में हो, चाहे 8वें भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें में हो, चाहे 12वें का स्वामी इन तीनों भावों में हो, तो विपरीत राजयोग होता है। लेकिन आगे सूत्र बताते हैं, ज्योतिष रत्नाकर आप लोगों को दिया गया है, पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में हो और इनके साथ कोई ग्रह ना हो, ना किसी ग्रह की दृष्टि हो, कोई ग्रह ना हो, ना तो साथ हो, ना तो क्या हो, दृष्टि हो। साथ और दृष्टि दोनों ना हो। अगर किसी की दृष्टि हो या साथ भी हो तो वो 6, 8, 12 का ही स्वामी हो, तभी विपरीत राजयोग बनेगा। जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे गुरु बैठ गया, अब ये विपरीत राजयोग का पहला शर्त पूरा हुआ। दूसरा शर्त यह है कि अब इस गुरु के साथ में सिर्फ मंगल बैठ सकता है, तभी विपरीत राजयोग बनेगा। शुक्र तो बाहर हो गया, अपवाद में आ गया लग्नेश होने के नाते, ये बाहर चला गया, अब बचा 2 ही भाव। तो अगर गुरु यहाँ है तो अगर इसके साथ मान लीजिए शनि आ गया, तब अब विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि शनि 6, 8, 12 में से किसी भाव का स्वामी नहीं है। मंगल आएगा तो बनेगा, क्योंकि मंगल 12वें भाव का स्वामी है। अब मान लीजिए यहीं पर बैठ गया है शुक्र, शनि नहीं है, यहाँ गुरु है, गुरु के ऊपर शुक्र की दृष्टि आ गई, तो अब फिर राजयोग भंग हो गया, क्योंकि नियम ये है कि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में हो और उसके साथ में या तो 6, 8, 12 का ही स्वामी हो, और अगर दृष्टि भी पड़े तो 6, 8, 12 भाव के ही स्वामी की दृष्टि पड़े, तो विपरीत राजयोग है। गुरु यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है, अब बनेगा विपरीत राजयोग। मंगल की चौथी दृष्टि पहुंच रही है, तो मंगल 12वें का स्वामी है ना, मंगल यहाँ का भी स्वामी है, लेकिन विपरीत राजयोग में इस भाव से हमें कोई मतलब ही नहीं है। मंगल के सिर्फ इस राशि से हमें मतलब है विपरीत राजयोग देखने के लिए। तो यानी कुछ लगन ऐसे बनते हैं जहां पर विपरीत राजयोग में तीनों भाव हमको नहीं मिलेंगे, 6, 8, 12 में से सिर्फ 2 ही भाव मिलेंगे। मेष लगन में हमको कौन कौन सा मिलेगा, छठा मिलेगा और 12वां, क्योंकि यहाँ 8 नंबर आएगा, तब मंगल लग्नेश होने के नाते राजयोग विपरीत राजयोग से खारिज हो जाएगा। वृषभ लगन में कौन खारिज हो गया, शुक्र। मिथुन में नहीं खारिज होगा कोई भी, क्योंकि अगर यहाँ 3 पड़ेगा या 6 पड़ेगा, 3 पड़ेगा, 6 पड़ेगा, तो वो लगन में नहीं पड़ेगा। अगर लगन में 3 नंबर गिनती पड़ रही है तो 6 नंबर की गिनती भी केंद्र में ही पड़ेगी। यानी बुध की राशि अगर एक राशि केंद्र में पड़ी तो दूसरी राशि भी केंद्र में ही रहेगी। लिख के देख लीजिए, 6 यहाँ लिखेंगे अगर तो 3 यहाँ पड़ेगा, 3, 4, 5, 6 यहाँ लिख लीजिए 3 नंबर, अब 6 नंबर यहाँ पड़ेगा। बुध और गुरु की अगर कोई एक राशि केंद्र में है तो दूसरी राशि भी केंद्र में ही रहेगी। यानी अगर बुध और गुरु लग्नेश हैं तो वे 6, 8, 12 के स्वामी ही नहीं हो पाएंगे। तो ये विपरीत राजयोग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लगभग मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे वृषभ लगन से चीजें एक्सप्लेन की हैं। वृषभ लगन में 12 भावों में 9 ग्रहों का अलग अलग राशियों में फल, ये कार्यक्रम आपको अपलोड होके मिलेगा, जल्दी मिलेगा, 10-12 दिन में ऐप आ जाएगा अपना, तब आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। लगातार मैं लगा हूँ, इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ चीज़ों को सुधारने का, बनाने का, और आप लोगों को इसीलिए साल भर का टाइम भी दे दिया हूँ, लाइसेंस दे दिया हूँ। सीखिए, योग्य बनिए, योग्य लोगों को बनाइए। अब आज हम क्लास खत्म करेंगे यहीं पर। कितना समय हो गया, एक बार सबको अनम्यूट करते हैं, सब लोग बोलिए एक साथ, ताकि कोई किसी की बात सुन ना पाए। अनम्यूट कैसे करेंगे सबको एक साथ, तो अनम्यूट शायद नहीं हो पाएंगे। म्यूट ऑल है, यहाँ कर देते हैं। अब सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। 5 मिनट और मैं रहूंगा आप लोगों के साथ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था
कि जैसे आपने बताया था कि जो स्थिर लगन है उसके लिए जो 9th हाउस है वो बादकेश का काम करेगा, तो क्या यहाँ पे वो बादकेश का कंसेप्ट लागू नहीं होगा? और दूसरा क्वेश्चन गुरुजी मेरा ये है कि जैसे चर लगन हो उसके लिए 11th हाउस आपने बादकेश बताया, तो 11th हाउस में आपने जो बताया कि सारे ग्रह कोई भी ग्रह चला जाए अच्छा ही फल देता है, तो उस स्थिति में नहीं, मतलब 11th हाउस में हर ग्रह 11th हाउस का अच्छा फल देगा, मतलब वो लाभ कराएगा, मनोकामना की सिद्धि करवाएगा। लेकिन गुरुजी बादकेश भी तो होगा ना लेकिन। मैं वही बता रहा हूँ, 1 मिनट देख लूं बाधक वाला वीडियो अपलोड किया हूँ कि नहीं। अभी कर अगर दिया अपलोड हो गुरुजी, कर दिया मैंने, देख लिया। आपका ये डाउट खत्म हो जाता। और और इस नहीं, लगन के लिए गुरुजी बाधक में 2 वीडियोज हैं। एक तो सिर्फ कॉन्सेप्ट, हमको लगता है सिर्फ कॉन्सेप्ट अपलोड हुआ है कि इस भाव का स्वामी बाधक होगा। अभी मैं इसका सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है। मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ, इस पे स्पेशली लेसन बन के रखा हुआ है। आप जानते हैं कि चर लगन में, सब लोग ध्यान से सुनिए, चर में एकादश और स्थिर में जो है नवम और द्वि स्वभाव में सप्तम बाधक होगा। लेकिन कोई ग्रह बाधक का काम तभी करेगा जब वह अपनी नीच राशि में होगा, 6, 8, 12 में होगा, या 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ होगा। इस पे उदाहरण दे करके फुल लेसन में तैयार करके रखा हुआ हूँ। अनुराग जी से बोलता हूँ सारे लेसन अपलोड 32 कर वर्म दें। 32 32 हो गया। देखिए, तो ये बाधक वाला भैया, अभी सिर्फ आप ये याद रखो कौन सा स्वामी बाधक होता है। वो रिजल्ट कैसा देगा ये अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलेगा, उदाहरण सहित मिलेगा। ओके गुरुजी, नमस्कार, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली आपने ऑलरेडी बताया था, मैं कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। मानिए वृषभ लगन में सूर्य और शनि की युति डिग्री में कम, डिग्री में पास है तो भी राजयोग बनेगा, मतलब मानिए डिग्री में शनि। यही एक युति ऐसी है कि डिग्री में जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अच्छा, ये अगर पास रहेंगे तो धन के लिए अच्छे तो हो जाएंगे, लेकिन सेहत बिगाड़ देंगे, स्ट्रगल बढ़ा देंगे। सूर्य शनि का एक साथ होना बहुत ही गड़बड़ है। जितने समीप होते जाएंगे स्वास्थ्य उतना ही बिगाड़ देंगे। तो ये युति में दूरी रहे वही अच्छा है। अगर मतलब जब इसको दूरी है बहुत तब। अच्छा राजयोग हम नहीं मान सकते हैं। ओके सर, इस समय में मतलब अगर शनि की ये अंगूठी पहन सकते हैं क्या, मतलब अभी नहीं, वो ओके। वृषभ लगन में अगर दूरी है तो पहन सकते हैं। ओके गुरुजी, इस पे तो अंधक दोष लग जाता है, सूर्य शनि अन, दसम घर अन, में। दसम घर में नहीं, कहीं भी एक साथ होंगे तो लगेगा। तो अभी अंधक एक दोष लग चीज, जाता है। अंधक दोष लग जाता है, एक चीज समझ लीजिए, सूर्य और शनि जब एक साथ होंगे तो अंधक दोष लगेगा। अंधक दोष का प्रभाव वृषभ लगन में कम रहेगा, क्योंकि इस लगन में ये दोनों राजयोग बनाते हैं जब एक दूसरे के साथ होते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। सूर्य और शनि जब भी एक साथ होंगे अंधक दोष होंगे, तो ये वृषभ लगन में थोड़ा कम क्यों हो जाएगा? इसमें सूर्य के कारण से कोई दोष होता ही नहीं है। जो दोष उत्पन्न होता है वो शनि के कारण से होता है, क्योंकि शनि सूर्य को परेशान करेगा। पुत्र है तो पिता सह भी लेगा। ऐसे अगर चंद्रमा और राहु एक साथ हैं तो ग्रहण दोष में, इसमें चंद्रमा की कोई भूमिका ही नहीं है। इस ग्रहण दोष में भूमिका किसकी है? राहु की। ग्रहण चंद्रमा ने लगाया है कि राहु ने लगाया? राहु ने चंद्रमा को। ऐसे अंधक दोष में शनि किसको अंधा करना चाह रहा, किसकी लाइट छीनना चाह रहा, बंद करना चाह रहा? सूर्य की। तो दोष लगाने वाला ग्रह कौन हुआ? शनि हुआ। हमेशा याद रखिएगा, जो दोष लगाने वाला ग्रह होता है उसका जप और दान दोनों होगा, और जो पीड़ित हो रहा उसका सिर्फ जप होगा। अगली चीज, वृषभ लगन में शनि सबसे कारक ग्रह हुआ। अभी मैंने आपको बताया ना, शनि सबसे कारक ग्रह हुआ, एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी होके। और सूर्य और शनि की युति से यहाँ राजयोग भी बन रहा है। ये थोड़ा दूर दूर ही हो तो ज्यादा अच्छा है, पास में आएंगे तो सेहत का इशू ज्यादा दे देंगे। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि
आदमी अमीर तो हो गया, खूब अमीर हो गया, लेकिन कच्ची आयु में हार्ट अटैक से मर गया उसी पैसे की चिंता में। तो सूर्य और शनि की युति बहुत करीब में है, राजयोग दे दिए, लेकिन उस राजयोग में धन सुख दे दिए, लेकिन भोग नहीं करने देंगे। हार्ट की बीमारी दे देंगे, कोलेस्ट्रॉल दे देंगे, शुगर दे देंगे। यानी जब पैसा नहीं था तब मिठाई खाने में सक्षम थे, और जब पैसा हुआ, मिठाई खाने की औकात हुई, तो मिठाई खाने लायक भगवान नहीं रहने दिए, शुगर हो गया। ऐसी स्थिति होती है। जब आप खाने लायक रहेंगे तो आपका बजट नहीं रहेगा, और जब बजट हो जाएगा तो खाने लायक नहीं रह जाएंगे। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था, लेट मी कंप्लीट। इस वृषभ लगन में अंधक दोष का प्रभाव कम होता है दूसरे लगनों की अपेक्षा, क्योंकि इस लगन में जो शनि अंधक दोष बनाता है वह प्रबल कारक होता है। अभी यही कोई दूसरा लगन हो, मान लीजिए मीन लगन हो, मान लीजिए कर्क लगन हो, सिंह लगन हो। कर्क लगन में क्या है, शनि सबसे प्रबल मारक होता है। शनि सप्तम और अष्टम का स्वामी है। सिंह लगन में जो है छठे और सातवें का स्वामी है। अब जब कर्क लगन में शनि का अंधक दोष बनेगा, तो शनि मारक होने के नाते अब इस लगन का अंधक दोष ज्यादा कारगर है, कर्क लगन वाला। वहीं वृषभ लगन में शनि क्या है, कारक है। तो कुछ रियायत दे करके ये अंधक दोष में फर्क करना, ऐसे अंधक दोष में ही नहीं, किसी भी दोष में आपको इसी अनुसार फर्क करना है। अब मुझे वृष लगन मिले, सामने सूर्य और शनि मिले, तो मैं समझ जाऊंगा कि राजयोग है। अब बहुत उच्च कैटेगरी का नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना है कि व्यक्ति का जीवन सुखी रहेगा, व्यक्ति का कामकाज सेटल रहेगा। लेकिन अगर यही कर्क लगन होता, तब मुझे यहाँ पे उसका राजयोग दिखने के बजाय उसकी तो बीमारी ही बीमारी नजर आती। मार्केश शनि जो है धन भाव के स्वामी सूर्य को, कर्क लगन में धन भाव का स्वामी होगा सूर्य, अब यहाँ पे बीमारी ही बीमारी नजर आती। तो इस प्रकार से भाव के स्वामियों का भी इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, किस भाव के स्वामी होके योग बना रहे हैं। अब इसी एक सूत्र से आप 50 सूत्र जनरेट करिए। अच्छा, ये विपरीत राजयोग में मान लीजिए गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है। अब विपरीत राजयोग हुआ, कोई ग्रह देख नहीं रहा, ना कोई साथ में है। अब विपरीत राजयोग है, मंगल भी इसी के साथ आ गया, जो कि 12वें का स्वामी है। अब बताइए, जब गुरु अकेला था उस राजयोग को, और जब मंगल भी साथ आ गया उस राजयोग में, जमीन आसमान का अंतर आया कि नहीं आया? इसमें सिर्फ सिंगल राजयोग था, इसमें डबल हो गया। डबल में क्या हुआ, दो राजयोगों का कॉम्बिनेशन भी हो गया। दो विपरीत राजयोग एक साथ तराजू में बैठ गए, अलग अलग भी बैठे हैं दो, और एक साथ भी, यानी हम इस यहाँ पर 3 गुना भारीपन आया। एक पॉइंट गुरु को दीजिए एक राजयोग, दूसरा मंगल को दीजिए, तीसरा दो क्रूर भावों के स्वामी एक साथ युति कर रहे हैं और उनपे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, तीसरा भी पॉइंट। देखिए अकेले गुरु में कितना हमको मिला, इतना यूनिट मिला, 1 यूनिट। जैसे दूसरा आया तैसे वह 3 यूनिट हो गया। अब बोलिए, इनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी? इनके पास भी पैसा रहेगा, लेकिन अब इस 3 के बजाय अकेले वाले की अपेक्षा तो कम ही रहेगा ना। ये एसी ट्रेन में सफर कर लेंगे और ये अपना प्राइवेट जेट लेके चलेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, लंबा हो गया है। सभी को जय माता दी।